हाँ, नमस्कार। टेंथ क्लास के लिए आज जो टेंथ क्लास के लिए जो वर्कशीट आई है 57 विज्ञान की, आज दिनांक 18 नवंबर को। प्यारे बच्चों, ये पाठ नंबर 10 से ही है। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। हमने इस पाठ का जो प्रकाश का परावर्तन का इस पाठ का जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं हम। प्रकाश का परावर्तन परावर्तन तभी होता है जब किसी धरातल का एक फेस पॉलिश किया होता है, तो तब परावर्तन होता है। परावर्तन का अर्थ है कि प्रकाश की किरणें, ये देखिए, ये एक साइड से पॉलिश होता है एक फेस। जब कोई प्रकाश की किरण आगे टकराती है तो वापस उसी माध्यम में मुड़ जाती है, उसी माध्यम में मुड़ जाती है, इसे आर पार नहीं जाती। इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आज हम बच्चों इस लेसन का दूसरा हिस्सा शुरू कर रहे हैं और वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। अब सबसे पहले अपवर्तन को समझना है, वो कहाँ होता है, कैसे होता है। अपवर्तन तब होता है बच्चों जब कोई माध्यम पारदर्शी हो। जब कोई माध्यम पारदर्शी हो यानी प्रकाश की किरण मुड़े नहीं बल्कि उससे पार निकल जाए। अब मैं सबसे पहले आपको अपवर्तन को समझने के लिए ग्लास स्लैब लेता हूँ। ये मेरे पास एक कांच की ग्लास स्लैब है। ध्यान देंगे, आज मैं लैब में कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक्सपेरिमेंट करवाऊँ गूगल मीट क्लास पे। ठीक है, तो सभी बच्चों का लैब में होना ज़रूरी है, ऑनलाइन गूगल क्लास पे होना ज़रूरी है, ताकि मैं लैब की एक्टिविटी आपको दिखा सकूँ, स्लैब की एक्टिविटी आपको दिखा सकूँ और एक्सपेरिमेंट हम कर सकें। तो बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन समझने के लिए मेरे पास एक ये कांच की स्लैब है। ये मोटी स्लैब होती है कांच की। मैं आपको प्रयोग में दिखाऊंगा। जब एक प्रकाश की किरण यहाँ से आती है तो क्या होता है, वो सीधी ना जाके, ये कांटेदार लाइन सीधी ना जाके थोड़ी सी मुड़ जाती है और मुड़ती है अभिलंब की ओर मुड़ती है। यानी प्रकाश की किरण क्या है, देखिए ये कांच है, ये वायु है। यानी प्रकाश की किरण वायु से आई, जैसे ही कांच में प्रवेश किया तो वह थोड़ी सी अभिलंब की तरफ मुड़ गई, यानी थोड़ी सी इस तरफ मुड़ जाती है। हाँ, तो हल्की सी। जैसे ही कांच से बाहर निकलती है फिर ये प्रकाश की किरण फिर अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी अब इस साइड में हट गई, दूर हट जाती है। तो आपने देखा, तो इस प्रकार का जो फिनोमिना है उसे अपवर्तन कहते हैं, क्योंकि प्रकाश का फिनोमिना है, ये प्रकाश का सारा सिस्टम है, तो इसलिए प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यहाँ किरण एक माध्यम उसी माध्यम में वापस नहीं आई, वायु से चल के, मैं फिर समझा रहा हूँ, किरण वायु से आई है, फिर सघन माध्यम में आई है, फिर विरल माध्यम में चली गई। यानी यहाँ दो माध्यम है, कांच और वायु। वायु विरल माध्यम है जिसमें कण दूर दूर होते हैं। कांच सघन माध्यम है जिसमें कण नज़दीक नज़दीक हैं। सघन इसलिए कहते हैं, ये डेंसर है, ठीक है, सघन है, इसमें कण ज़्यादा नज़दीक हैं वायु के अपेक्षा, इसलिए वायु यहाँ विरल माध्यम है और कांच यहाँ सघन माध्यम है। आपने देखा, तो इस प्रकार से जो प्रकाश की किरण मुड़ती है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, तो उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और समझाना चाहता हूं बच्चों। ये होती है आपतित किरण, ये होती है अपवर्तित किरण और ये होती है निर्गत किरण। जैसे ही यहाँ से यहाँ आई, इसे निर्गत किरण कहते हैं। निर्गत किरण ये आपतित किरण होती है, आपतित किरण होती है, और ये होती है अपवर्तित। अब परावर्तित नहीं है, अपवर्तित होगी, ये अपवर्तित किरण हो गई। तो ये जो कोण है यहाँ पे, ये कोण बड़ा अभिलंब के साथ और आपतित किरण के साथ जो कोण बना है इसे कहते हैं आपतन कोण। ये कोण जो बना है
ये आर है कोण, इसे ये अभिलंब के साथ बना है और अपवर्तित किरण के साथ बना है, उसे अपवर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण। और इसे कहते हैं, जो ये कोण बना है अभिलंब के साथ, ठीक है, इसे कोण ई कहते हैं, इसे निर्गत कोण कहते हैं, निर्गत कोण। ये आप तो अभी आपने देखा। मैं एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ बच्चों, इसी में ही, इस चित्र में ही, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट में भी देखेंगे कि जैसे ही एक विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में आती है, इस सघन माध्यम में प्रवेश करती है प्रकाश की किरण, तो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वह अभिलंब से परे हट जाती है। ये बात ध्यान रखेंगे। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि एक प्रकाश की किरण पानी से निकलकर वायु में आती है, तो बताइए वह अभिलंब की ओर मुड़ेगी या दूर हट जाएगी। तो पानी सघन माध्यम है, वायु विरल माध्यम है, पानी से निकलकर वायु में आ रही है तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इस तरह से हम कोई एक कांच ही माध्यम क्यों ले, एक हम वायु भी ले सकते हैं, एक हम पानी ले सकते हैं। पानी भी पारदर्शी है, उसे अंदर से प्रकाश किरण गुजर सकती है। तो देखा बच्चों आपने, यहाँ हम एक चीज़ और देख रहे हैं, आपतन कोण और निर्गत कोण हमेशा समान होते हैं, यानी ऊपर वाला कोण और ये नीचे वाला ई कोण हमेशा समान होते हैं। कांच के स्लैब के कारण प्रकाश के मार्ग में विस्थापन होता है, यानी वो विस्थापित हो जाता है। कांच के स्लैब के कारण, यानी सघन माध्यम के कारण या विरल माध्यम के कारण यह अपवर्तन का खेल होता है। जो अपवर्तन होता है, जो अपवर्तन है वो दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो कांच के स्लैब की, एक तो माध्यम की सघनता पर निर्भर करता है अपवर्तन, माध्यम कितना सघन है, दोनों माध्यमों की सघनता में कितना अंतर है। और दूसरा है सघन माध्यम की चौड़ाई कितनी है, यानी कितना उसको पार करना है सघन माध्यम को, उस प्रकाश की किरण को। ये दो बातों में निर्भर करता है। प्रकाश के अपवर्तन के बच्चों यहाँ दो नियम हैं। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाला जो अभिलंब है वो एक ही तल पर होते हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन का नियम था, लगभग उसी की तरह मिलता जुलता है ये। और ये देखिए दूसरा नियम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। कई बार ये स्नेल के नाम से आता है, स्नेल का नियम लिखिए। देखिए इसको मैं समझाऊंगा बहुत अच्छी तरह से इसको, लेकिन इसको करने से पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं, जिसको हम लास्ट में करेंगे, कि देखिए अपवर्तनांक क्या होता है। एक टर्म है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का मतलब है बच्चों, प्रकाश की जो गति है ना दो माध्यमों में, उनका अनुपात है। दो माध्यमों में जो प्रकाश की गति उनका अनुपात है। जैसे हमने एक माध्यम यहाँ वायु ले लिया, वायु में जैसे प्रकाश की गति, एक कांच में प्रकाश की गति, दोनों का अनुपात निकाल लो। तो माध्यमों के युग्म में, युग्म होता जोड़ा, माध्यमों के युग्म में प्रकाश की गति के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। मैं एक सीधा सा बता दूं अपवर्तनांक क्या होता है, आपको लिखना नहीं है, लिखना इसी ढंग से है। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तन दो माध्यमों के सघनता में अंतर के कारण, दो माध्यमों में सघनता के में जो अंतर होता है उनके कारण जितना भी प्रकाश की किरण अपवर्तन होती है, जितना भी प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है उनका अनुपात, यानी प्रकाश की गति माध्यम एक में और दूसरे माध्यम में, दोनों की गति का ये अनुपात होता है, ऐसे अपवर्तनांक कहते हैं। एक है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसको कैसे निकाला जाता है? देखिए यहाँ ध्यान दें, निरपेक्ष अपवर्तनांक को इसको इस तरह से n से लिखा जाता है, इस तरह का n बनाना होता है, या ये n भी बना सकते हैं आप। निर्वात में प्रकाश की गति, आपको पता है निर्वात में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है निर्वात में। माध्यम में प्रकाश की चाल,
जैसे कांच में प्रकाश की चाल वो दे दे, या ये दो चीज़ दे दे। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, पहले तो ये समझो। यदि माध्यम एक वायु या निर्वात है तथा माध्यम दो का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, यानी कांच का जो अपवर्तनांक हम निकाल रहे हैं यहाँ पे वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यदि हम वायु के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकलाएगा। ठीक है, तो बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ पे इसी से आधारित एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1, यदि कांच का अपवर्तनांक इतना है, यानी n दिया है हमें 1.5 और c है c क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दी है। तो कहता है कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो हमने कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी, यानी v ज्ञात करो हम। तो फार्मूला क्या था, n बराबर c/v। तो n हमें दिया है, c हमें दिया है, तो v निकाल लेंगे। तो v बराबर है c/n। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बटा हो गया 1.5। अब काट दो इसको। ठीक है, गुणा में 10 ऊपर करोगे तो इसका 1 दशमलव हट जाएगा। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यह आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है बच्चों। हाँ, अब है, मैं दो तीन छोटी छोटी बातें बता रहा था आपको। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि विरल माध्यम क्या होता है, प्रकाशीय विरल माध्यम क्या होता है। किन्हीं दो माध्यमों में जिनका अपवर्तनांक कम होता है वो विरल माध्यम होता है। जैसे अपवर्तनांक वायु का कम हो गया, यानी जिसमें कण दूर दूर हों। सघन, अच्छा ये भी मैं बता चुका हूँ, जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल कम हो जाती है। ये भी ध्यान देना आपने, चाल कम हो जाती है तो अब अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ने का कारण यही है क्योंकि प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम हो जाती है। अगला पॉइंट ये देखिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है, सघन से जैसे कांच की स्लैब से निकल के और जाएगी वायु में, तो उसकी चाल अधिक हो जाती है और अभिलंब से इसलिए वो दूर हट जाती है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि कोई प्रकाश की किरण जब वायु से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर क्यों मुड़ जाती है, क्योंकि उसकी चाल धीमी हो जाती है सघन में जाने पर। और इसी तरह से दूसरी तरह क्वेश्चन आ सकता है कि कोई प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल में जाती है तो वह अभिलंब से दूर क्यों हट जाती है। तो आपने बताना है कि जैसे ही वो सघन से विरल में आती है तो उसका क्या होता है, प्रकाश की किरण का चाल बढ़ जाती है, इसलिए वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब तक ज्ञात पदार्थों में हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, 242, यानी 2.42 है अपवर्तनांक। ये गलत दे रखा है बेटा, ये 2.42 है, ये पॉइंट नहीं लगा पाए शायद ये, या दिखाई नहीं दे रहा। 2.42 है हीरे का अपवर्तनांक, ये ध्यान देंगे। 242 की जगह 2.42 है ये। अब मैं आता हूँ, जो हम अपवर्तन के नियम पढ़ रहे थे। पहला नियम हमने पढ़ लिया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब सभी एक तल पर होते हैं। जो दूसरा नियम है उसे हमें समझना बहुत जरूरी है, मैं उसको समझा रहा हूँ आपको। कहता है प्रकाश के विभिन्न रंग एवं माध्यमों के युग्म के लिए, मान लिया हम कांच के गिलास से विभिन्न रंग का प्रकाश डालते हैं। पहले हमने नीला प्रकाश डाला, फिर हमने पीला डाला, फिर हमने हरा प्रकाश डाला। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो फर्क पड़ जाता है प्रकाश के मुड़ने का, जो किरण मुड़ती है, आप अपवर्तित होती है किरण, उसका एंगल पे फर्क पड़ेगा। देखिए मैं समझा रहा हूँ, ये स्लैब है, जैसे प्रकाश की किरण यहाँ से आई, यदि नीला कलर है तो थोड़ी सी हो सकता है ज़्यादा मुड़े, हरा कलर है तो वो थोड़ी सी कम मुड़े। तो इस तरह से प्रकाश के निश्चित रंग हो गए और माध्यमों के युग्म
और माध्यम जैसे एक वायु हो गया, एक कांच हो गया। अब वायु है, कांच की जगह हमने पानी ले लिया, तो क्या कहता है साइन आई, ये जो आई एंगल था हमारा आई, यदि हमें मान लिया 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री, और आर, ये कोण है आर, ये कोण है आर, ये आर देख रहे हैं आप, हाँ ये वाला कोण आर, और साइन आर, इस साइन आर मान लिया ये हो गया 28 डिग्री। तो कहता दोनों का अनुपात है ना हमेशा शिथिल रहेगा, दोनों का अनुपात हमेशा शिथिल रहेगा, चाहे कोई सा रंग ले लो, सिर्फ एक रंग के लिए शिथिल अनुपात आएगा। साइन आई, जैसे साइन आई ऊपर 30 ले दो, साइन 28 ले दो, नीचे आर, तो शिथिरांक जो निकलेगा वो एक ही, मान लिया 3.5 आएगा दो माध्यमों के लिए। वायु और कांच के लिए जैसे 3.5 आ गया या 3.2 आ गया, सॉरी 3.2 तो हमने ज़्यादा ले दिया, हाँ क्योंकि सबसे ज़्यादा तो हीरे का है, जैसे 1.5 आ गया कांच के लिए। फिर आप दूसरा प्रकाश डालो, हरा प्रकाश डाला आपने, तो फिर जो साइन आएगा वो थोड़ा घट सकता है, जैसे मैंने 26 आ गया, ये आ गया 25.5, ये आ गया 24.5 आ गया, तो इनका फिर अनुपात निकालो निश्चित रंग के लिए और निश्चित माध्यम है। अभी हम कांच और वायु की बात कर रहे हैं, तो फिर भी जो अनुपात आएगा इन दोनों का, साइन आई अपॉन साइन आर जो आएगा वो भी इतना ही आएगा। चाहे कोई सा रंग ले लो, उसके लिए साइन आई और साइन आर का जो मान हम निकालेंगे, जो जो एंगल वो वहाँ बन के आएंगे उनका फिर मान रखो। मान रखने के बाद जैसे साइन 24 आ गया, साइन आई 24 आ गया, साइन आर 22 आ गया, तो उनका फिर उस टेबल में जाके मान देखेंगे हम। मान देखने के बाद उनका रेशो निकालेंगे, तो रेशो लगभग उतना ही आएगा, लगभग नहीं बिल्कुल वही आएगा। तो आपने देखा तो किस प्रकार स्नेल का नियम होता है। प्रकाश के निश्चित रंग, कोई भी निश्चित रंग है, एक रंग ले लीजिए, और माध्यम भी निश्चित होने चाहिए दोनों, जैसे कांच हो गया वायु हो गया। साइन आई और साइन आर का अनुपात हमेशा शिथिल होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। यानी शिथिरांक साइन, आप इसको यहाँ शिथिरांक को थोड़ा काट दें, यहाँ लिखें साइन आई अपॉन साइन आर बराबर है शिथिरांक, शिथिरांक। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट आपकी। ये एक पहला क्वेश्चन हमने कर ही लिया है। दूसरा, प्रकाश अपवर्तन के नियम लिखिए। अभी अभी मैंने दूसरा नियम बताया है और पहला नियम थोड़ी देर पहले ही बताया था, इकट्ठे हैं दोनों। कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। तो कांच की ग्लास स्लैब का आप चित्र बना ही देंगे, ठीक है। इसको आपने पेंसिल से साफ सुथरा बनाना है, ध्यान रखना है एंगल का, कभी कोई ऐसे ही बना के फेंक अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दे, तो ये बच्चों ध्यान रखना है। आज का जब हमें कोविड का संदेश मिल रहा है, साबुन और पानी से अच्छी तरह से हाथ धोइए। प्यारे बच्चों, ये संदेश हमें हर रोज़ मिल रहे हैं, हमें इससे बोर नहीं होना है। डिपार्टमेंट की ये कोशिश है कि हम ये हर रोज़ ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना के केस दिल्ली में बढ़ रहे हैं, और इन बढ़े हुए कोरोना केसों को यदि काबू पाना है तो हमें इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। 3 चीज़ों का, साबुन पानी से हाथ धोना, मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग करना। हम अवेयर तो समाज अवेयर, ठीक है। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट, आशा है कि आपको पसंद आई होगी। वर्कशीट देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।